ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर से एक और वेक्टर क्वांटिटी पे आ गए हैं, और वह है ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले समझ लेते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। वो सबको मालूम है कि फील्ड क्या होता है। फील्ड एक रीजन में होते हैं और जो कि क्रिएट किए जाते हैं किसी मास की वजह से या किसी चार्ज की वजह से। आगे चल करके हम चार्ज की बातें करेंगे। तो किसी मास या चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस एरिया, एक इन्फ्लुएंस रीजन क्रिएट करता है। दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड। लेकिन हमें ऐसे बोलने से काम नहीं होगा, हमें इसकी मैथमेटिकली फॉर्मूला चाहिए सो कि हम इसको यूज कर सके। तो व्हाट्स द मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ द फील्ड? द मैथमेटिकल फॉर्मूला फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट मास, या फोर्स आगे चल के बोलेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। जो भी उनका एंटिटी होता है, जो डेवलपमेंट एंटिटी होता है, जो सोर्स होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या सोर्स है? मास। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? चार्ज। तो जो भी इनका सोर्स एंटिटी होता है उनके फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फील्ड, to make the point, the G field, the gravitational field at a point due to a mass at a distance, एक तरह के इन्फ्लुएंस होता है। जो मेजरमेंट हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के मेजरिंग मेजरमेंट होती है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन को और दूसरा इन्फ्लुएंस को। हम किस तरह की फोर्स में हमने म्यूचुअल इंटरेक्शन को मेजरमेंट किया था, जिसमें टू बॉडी एंटिटी को यूज करते हैं, दोनों मासेस को यूज करते हैं। और फील्ड में सिंगल बॉडी को यूज करते हैं, मतलब किसी एक बॉडी का इन्फ्लुएंस कहाँ पे कितना है, भाई इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, अलग अलग जगहों पे निकालना है। सो the gravitational field means the influence at a point due to a mass at a distance. Gravitational field means influence, measurement of influence at a point due to a mass at a distance is equal to, mathematically define करना है, force per unit mass. It is the force per unit mass. Force per unit mass on a test body, on a test body, test particle. जब फोर्स की बात करेंगे तो टू बॉडी की बात करेंगे। तो एक बॉडी हमारे पास है, इसको हम समझते हैं इस डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, और इसी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में मुझे इस डिस्टेंस पे इसका फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो बोला कि भाई यहाँ पे एक टेस्ट बॉडी लेकर के आओ। टेस्ट बॉडी क्या होता है? टेस्ट बॉडी इज द वेरी स्मॉल बॉडी हैविंग वेरी स्मॉल, एक नेग्लिजिबल मास वाला एक बॉडी होना चाहिए, एक पार्टिकल होना चाहिए, सो डेट कि ये अपना कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट ना करे। हम इसको किसी और के इन्फ्लुएंस मेजरमेंट करने के लिए इसको सेंड किए कि भाई जाओ तुम वहां पे जाके डिटेक्ट करो, है ना, तुम वहां पे डिटेक्ट करो कि वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या है। तुम अपना ही इन्फ्लुएंस वहां पे क्रिएट मत कर देना, नहीं तो उसको क्या मेजरमेंट करेंगे, तुमने अपना ही मेजरमेंट करके आ जाओगे, है ना। वैसा ही बोले कि भाई जाओ, तुम एक टेस्ट बॉडी हो, तुम्हारा नाम है टेस्ट पार्टिकल, तुम्हें अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें अपनी। तो तुम बोले कि मैं कैसे मेजरमेंट करूंगा? तो कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास सिंपल फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूँ। तुम पे जितना फोर्स लगेगा ना, जितना भी तुम पे फोर्स लगा है, बस उस फोर्स में मास से डिवाइड कर देंगे, तो मैथमेटिकली यही आपका फील्ड हो जाएगा। दिस इज द फील्ड। तो व्हाट इज द फील्ड? फोर्स डिवाइड बाय द मास पर यूनिट मास। जो भी इसका मास है, मास कुछ ना कुछ तो होगा। सपोज तुम्हारा मास क्या है? m मास है। मास क्या है भाई? m मास है। तो m मास, जो भी मास है, स्मॉल मास है, नेग्लिजिबल मास है, वेरी स्मॉल मास है, उसी मास से हमें डिवाइड करना। ओके, मतलब एग्जैक्टली द मास इज नॉट डिफाइंड कि मास 1 ग्राम होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए, 2 ग्राम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट मास इज वेरी स्मॉल विथ कंपैरिजन टू द मास ऑफ द अदर बॉडी। ओके, सो इट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। देन व्हाट अबाउट द फोर्स? बोला कि भाई मेरे पे फोर्स क्या लगा है? अरे अभी तो तुम्हें सिखाया था फोर्स क्या लगा है। तुम पे जो फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली क्या फोर्स लगा है तुम पे? तो लगा है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो हम पे फील्ड क्या हो गया भाई? तो कुछ नहीं, तुम्हारे जो फोर्स का एक्सप्रेशन है उसको लिख डालो और खुद अपने मास से डिवाइड कर डालो, देखो तुम्हारा मास गायब हो गया, और जिसका निकालना है सिर्फ उसी का मास बचा रह गया। ये हो गया फील्ड। नहीं,
तो ऐसे हमने इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। और टेस्ट मास का कंसेप्ट इसलिए रखा है क्योंकि अगर टेस्ट मास नहीं बोलेंगे तो मालूम चलेगा कि अच्छा यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस हमने क्रिएट किया है ना, वो इसमें इसका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, इसका भी कुछ ना कुछ, तो थ्योरेटिकली रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा बोलने। दैट्स सो दिस इज द फील्ड। फिर इसने कहा कि वो कि आपने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर दिया, डायरेक्शन का क्या कर लें? तो भाई डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द बॉडी अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स, जिधर फोर्स है ना उधर ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फील्ड है, तो फोर्स बाय मास का कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इटसेल्फ। ओके, तो फोर्स के अलावा तो किधर है भाई फोर्स हमारा, किधर है? It is the central force. So field is also the center, towards the center of the body, towards the center of the body, towards the center of the body. तो फील्ड के फॉर्म में बोलेंगे towards the center, towards the center of the body. So it is also the central force, yeah, central field, center of the body. Also acceleration due to gravity, G. हम जानते हैं एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई। सो एज F net is equal to mass into acceleration, जैसे बॉडी का। ओके, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? अगर मैं इस बॉडी को रिलीज कर दूं तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? तो चूंकि ग्रेविटी मींस द मास, ग्रेविटी मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द मास, तो मास की वजह से, किसी मास की प्रॉपर्टी की वजह से जो एक्सेलरेशन मिल जाता है, जो फोर्स मिल जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन मिलते हैं उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन कई तरीके से फोर्स को क्रिएट किया सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रिंग की वजह से फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग तरीके से एक्सेलरेशन क्रिएट किया सकता है, डिपेंड्स ऑन द सोर्सेज ऑफ फोर्स। सो द सिंपल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन because of the mass is called acceleration due to gravity. So as F net is equal to m into g, mass into acceleration, we can say mass into acceleration. Which type of acceleration we are looking for? So gravitational acceleration, ag, or simply we can say g. So we can say, okay, u can be g. And what is the F net? So we can say, what is the g? So okay, g can also be the F net and divided by the mass m, divide the mass. So what is the F net? यहाँ पे F net की वैल्यू क्या आ रहा है भाई? Okay, it is simply the g capital M small m divided by r square divided by again the mass m. The value is same, g m upon r square. So acceleration due to gravity and gravitational field both have the same mathematical formula. Both have the same mathematical formula, but both are different physical quantity. Both are different physical quantity, because we are just talking about the acceleration and this is about the field. It is not the field. It is not the field and it is not the acceleration, but both have the same mathematical formula. इसको नोट करके लिखेंगे। Direction, we can put the direction here towards the force, और फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द बॉडी इटसेल्फ। फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द बॉडी। सो ये भी सब कुछ वैसा ही आता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। So what can we say? Make the very important note. Gravitational field and acceleration due to gravity are different physical quantity. Different
physical quantity, but both have same mathematical formula. Mathematical formula. Clear है? For the earth के केस में हम यही बोलते हैं. For the earth simply, if it is earth, हम जानते हैं what is the action due to gravity at the surface, near the surface of the earth, we can say it is G 9.8 meter per second square. And what is the gravitational field near the surface of the earth? Value is of course 9.8 meter per second square के वैल्यू के यूनिट के फॉर्म में बोलूंगा तो उतना ही आएगा, लेकिन बेसिकली दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक ही है जाने, तो दोनों की जो वैल्यू है G and E both are the same. G is 9.8 meter per second square. E is also known as 9.8 Newton per meter per kg. जो फील्ड के जो फील्ड के लिए जो स्पेसिफाइड यूनिट है, अल्टीमेटली आने तो एक ही है, लेकिन इसका जो स्पेसिफाइड यूनिट है वो न्यूटन पर केजी रखते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, और इसके लिए स्पेसिफाइड मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, वैल्यू सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, दोनों की यूनिट फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा. यू कैन कन्वर्ट इट. तो डायरेक्शन एंड वैल्यूज बोथ आर द सेम, but both are different physical quantity. Okay. The earth, the radius is r. Okay. तो ये तो हो गया फील्ड की बात है, लेकिन हमने सिर्फ एक बॉडी की वजह से किसी एक पॉइंट पे फील्ड को देखा है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हमने किसी एक बॉडी का इन्फ्लुएंस किसी एक पॉइंट पे देखा है, लेकिन हम एक ही पॉइंट पे मल्टीपल बॉडी की वजह से इन्फ्लुएंस या फील्ड की वैल्यू हो सकते हैं. कैन यू फाइंड इट? ओके, बिल्कुल वैसा ही वेक्टर समझते. The gravitational field at a point, not correct topic. Gravitational field at a point due to the system of masses system of particles number one as shown in the figure. Okay, three particle system मैं ले रहा हूँ A, B, C. Just to avoid the much calculation, we will take identical masses. And we can also put the same distance here, A, B, C, three body. At the centroid of the triangle. कोई ना कोई पॉइंट हमें लेना पड़ेगा. हमने एक पॉइंट ले लिया. मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनके सेंट्रॉइड पे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, मतलब सबसे यहाँ से जो इनकी जो डिस्टेंस होंगी, ये वाली डिस्टेंस है डिस्टेंस, या सबकी जो एंगल बाइसेक्टर है सेम ही है एट दिस पॉइंट पे.
obviously this is a 30 degree, another is 30 degree, similarly. Okay. क्या क्या हो सकता है? What's the value of the field? The net field at the point P, as shown in the figure. 0. Net field बिल्कुल सही. Just for simplicity, net field at the point P. At the point P, as shown. So what is the net field? It is 0. Why 0? 120 डिग्री और सभी का हमें यहाँ पे देखना है. इसकी वजह से फील्ड, इस m की वजह से फील्ड यहाँ पे किधर होंगे भाई? Along the line joining the center this way, along this one, along this one. सबकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, E. And what is the angle between the two consecutive fields? 120 degree. तो हम जानते हैं कि अगर वो किसी एक पॉइंट पे इक्वल एंगल बनाते हुए इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस हो या इक्वल अमाउंट ऑफ कोई भी वेक्टर हो, तो उनका जो रिजल्टेंट है आर की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. इट शुड बी 0. नहीं, देखना कैसे, ऐसे. अगर इक्वल रहेगा ना, अगर ऐसा नहीं कि अनइक्वल होंगे तब भी 0 हो सकते हैं, या अनइक्वल, ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वल के केस में 0 होगा, अनइक्वल के केस में भी 0 हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन फिर अलग अलग रखना पड़ेगा. 0 किस किस कंडीशन में आ जाता है? जब हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हो, वेक्टर ए सभी इक्वल रख लेते हैं ना. E what are the angles? 120 120 120. E net is equal to 0. या फिर also और भी क्या क्या 0 हो सकता है? अगर मैं ऐसे रख लूं, ऐसे ऐसे, और कुछ डिफरेंट ले लेता हूं, कोई अलग एंगल भी ले सकता हूं, एंगल अलग भी ले सकते हैं, और इनका भी सम 0 हो सकता है, इनका भी सम 0 हो सकता है अगर ये कुछ खास तरीके से हो. और वो खास तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं इसको बोल दूं A, इसको बोल दूं B, इसको बोल दूं C, और A के अपोजिट में एंगल दे दूं A, और B के अपोजिट में दे दूं एंगल B, और C के अपोजिट में दे दूं एंगल C. तो अगर ये खास तरीके से कुछ ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A डिवाइड बाई साइन A इज इक्वल टू D डिवाइड बाई साइन B, लैमेज थ्योरम को अगर फॉलो करेंगे, तब भी इनकी जो रिजल्टेंट होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ? इनकी जो रिजल्टेंट है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो दिस इज एक्स्ट्रा है ना, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल और इक्वल एंगल हो तभी 0 हो, अनइक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स पे भी 0 हो सकते हैं, लेकिन उसको इस कंडीशन पे सेटिस्फाई, मतलब मे भी अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो इफ सेटिस्फाइड. तो अगर इफ this one, then हम इस लॉ को क्या बोलते हैं? लैमेज लॉ. क्या बोलेंगे इसको? लैमेज लॉ. लैमेज लॉ. तो कहीं अगर ऐसा भी कंडीशन हो तो हम उसको रखेंगे. चलिए मैं इसमें और भी क्वेश्चन डाल लूं. नंबर 2, we have the two masses m and m. पार्टिकल पॉइंट इज हियर, एक पॉइंट ये है और यहाँ पे B पे दूसरा एक मास m है और C पे मास m है. द नेट फील्ड एट पॉइंट A, E net at point A, यहाँ पे बताना है. इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये भी सिंपलिसिटी के लिए हमने आइडेंटिकल मासेस को रख लिया है m का और इक्वल डिस्टेंस बनाया है. बस यहाँ पे 2 मासेस सिस्टम है, यहाँ पे कोई मास नहीं है, क्योंकि हमें फील्ड निकालना है, हमें फोर्स नहीं निकालना है. हमने ऐसा ही फोर्स निकाला था कल ट्राइंगल वाला शेप में. ओके, अब हम फील्ड देखेंगे, लेकिन फोर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, भी हमें यहाँ पे एक मास रखना पड़ता है. फील्ड निकालना है तो मास रखने की जरूरत नहीं. ओके,
सो व्हाट इज द फील्ड एट दिस पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है। ये भी बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हमें दिख रहा है इस बॉडी की वजह से फील्ड किधर होना चाहिए भाई, इस बॉडी की वजह से फील्ड किधर होना चाहिए, यस इस ए भी, इसके अलावा होना चाहिए और कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ई, क्योंकि डिस्टेंस है। और इस बॉडी की वजह से फील्ड किधर होना चाहिए, along this one AC, yes। और सिंस इसका भी मास और डिस्टेंस सेम है तो क्या होना चाहिए, फील्ड की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो टू ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास टू वेक्टर्स है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो नेट फील्ड किधर होना चाहिए, तो एंगल बाइसेक्टर जब इक्वल हो गया था तो वी कैन से ओके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही हो जाएगा ई नेट की वैल्यू। तो हमें मालूम चल गया ई नेट की वैल्यू कितना होना चाहिए। जब 60 डिग्री एंगल वाला होता है ना फॉर्मूला और इक्वल मैग्नीट्यूड वाला तो आ जाता है E√3। 60 डिग्री पे क्या आ जाएगा E√3, कैसे आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तुमने ऐसे फॉर्मूला को लगा देना है वेक्टर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब ए इंटू एंड कॉस 60 डिग्री रूट ऑफ इट। देखना क्या आ गया, ई स्क्वायर फिर से ई स्क्वायर और ई स्क्वायर कॉस 60 डिग्री 1/2 है ना, याद रखना है तुम्हें। तो इट इज वंस अगेन ई स्क्वायर 2 टाइम्स 1/2। तो फाइनली वी कैन गेट इट इज द E√3 3 टाइम्स ई। तो जब ऐसे सिंपल केसेस हो तो हमें कोई भी ज्यादा काम नहीं करने पड़ते, बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाता है। नेक्स्ट नोट कर ले। मतलब साफ है कि हमें फील्ड निकालना हो या फोर्स निकालना हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है या कोई अलग सा चीज हमें आप नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपल वेक्टर एडिशन है। इट इज द भाई जो वेक्टर है उनको वेक्टर एडिशन करना है, तो सिंपल वेक्टर एडिशन करके हमें फाइंड आउट करना है। Similarly, we can have the endless number of questions. बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। Can we have the 3 particle and 1 point? तो ऐसे just for the simplicity, they can put here like this one. Okay, this is the point A. Here the mass is m. Just you can set here the mass m or 2m. कुछ भी put कर सकते हो. There is a mass m. Just for simplicity, हमने simple mass रख दिया. Now, what is the net field at the point A? Again, the field at the point A. Point A. Everybody can what's the so what's the answer? आपने सिंपली ऐसा कर दिया होगा कि भाई इस पॉइंट पे इस मास की वजह से जो फील्ड होना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस, सपोज कुछ वैल्यू हो ई, लेकिन सेम डिस्टेंस यहाँ भी है तो इसकी वजह से इस तरफ हो गया और इसकी वैल्यू भी क्या हो गया ई। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट पहले बोलना चाहूँ पहले मैं तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा एंगल वैसे E√2 क्या हो गया, लेकिन इसकी वजह से भी एक फील्ड आने वाला है, उसकी वजह से भी फील्ड आने वाला है और वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फील्ड आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं ई डैश, क्या बोल सकते हैं इसको ई डैश। तो नेट फील्ड इन दोनों की वजह से ऐड कर देने पे आ जाएगा, नहीं तो बड़ी सिंपल तरीके से हमने ई नेट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 एंड प्लस ई डैश। अब ई की वैल्यू और ई डैश की वैल्यू जब हम कंपेरिजन करेंगे मालूम चलेगा दिस वैल्यू इज E/2 है ना, दैट्स इट। So what could the value of E dash is the G capital M divided by A√2 whole square of it. That is the GM by 2A square. That is the E/2. That's it. So E√2 plus E/2. So E is common. That's it. This is simple. Not only the magnitude, you also have the idea about regarding its direction at the 45 degree. तो सब कुछ मालूम चल जाता है।
सो सिंपल टू कैलकुलेट दैट, है ना। जब कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करना होता है तो मुश्किल नहीं होते हैं, सब कोई डायग्राम में ही आधी चीज मिल जाते हैं, थोड़ी सी लिखने पड़ते हैं, हो जाते हैं। हाँ, इतना सिंपल नहीं होता है क्वेश्चन। अगर हम इसमें अलग अलग, इसका मास कुछ और, इसकी मास कुछ और, इसका डिस्टेंस कुछ और, इसका, तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और तब जाकर के लगता है कि क्या कर रहे हैं। आता तो है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आमतौर पर वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपका बहुत ज्यादा टाइम कैलकुलेशन पे चला जाए, वहां पे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेन जो मेथड और कॉन्सेप्ट होनी चाहिए वो मिल जाता है आपके यहाँ से। ओके, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना होता है, इजी फॉर्म में होता है, इंटरेस्टिंग बन जाता है ना। जैसे कि हमने इस चीज को आपको एक्सपीरियंस कराया भी था, मैंने मास अगर मैं यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 1 मीटर टू डिस्टेंस अगर सेम भी रख दूं तब भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगा कैलकुलेट करने में, कॉमन नहीं आएगा। अभी हम देख रहे थे फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब मैं लिख सकता हूँ फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ कंटिन्यूअस बॉडी, ड्यू टू अ कंटिन्यूअस बॉडी। तो दो ही तरह की बातें हो सकती है भाई, या तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, डिस्क्रीट सिस्टम होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सारा कुछ देख लिया, 2 3 4 5 सभी रख लिया। अब अगर एक ही सिस्टम हो, जैसे कि आमतौर पर बहुत ज्यादा डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, सिंपली एक रॉड रहेगा, एक रॉड से एल डिस्टेंस पे या उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे कितने फील्ड की वैल्यू है ये कैलकुलेट करना है। कैन यू कैलकुलेट? यस। So grab some field at a point due to a continuous body. Continuous body. So we can say हमारे पास एक रॉड है, the field at a point, at this point, यहां से ले लेते हैं डिस्टेंस a ले लेता हूँ, यहाँ से वन ऑफ द एंड से ले लेता हूँ, and length of the body is L and mass is capital. Mass is capital. ठीक है, तो field, what is this? Find the field, the net field, the field at point P, due to the rod of mass M, length L and length L as shown. As shown लिख लेता हूँ, as shown लिखने से हमारा बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम लिखिए, ज़्यादा समझे ज़्यादा बेहतर है। ओके, सो कैन बी कर सकते हैं इसमें, जस्ट ट्राई वंस। क्या रहा आंसर? तो क्या कर दिया आपने? इंटीग्रेट कर दिया। किस चीज को इंटीग्रेट कर दिया? एक्स डिस्टेंस पे डीएम मास ले लिया, बिल्कुल सही बात। अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी है तो हम इसको एक पॉइंट पार्टिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई तुम एक पॉइंट पार्टिकल होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है एक बिल्कुल फिक्स हो गया होता है यहाँ से यहाँ तक, और बस हमें तुम्हारे मास को कैपिटल एम नहीं बोल करके डीएम मास बोलना पड़ता, और डीएम मास बोलना भी बड़ा आसान हो जाता, तो रहता है m/l, लेकिन यहाँ पे x डिस्टेंस है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा लेंथ भी है, इस थोड़ी सी लेंथ को हम dx लेंथ बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं इसको? dxs। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसमें बोल सकता हूँ dx, तो dx लेंथ ये होगी। पूरे मास, टोटल मास l लेंथ में फैला हुआ है, इसलिए dx लेंथ में m/l इंटू dx हो जाएगा। इसको बोलेंगे मास पर यूनिट लेंथ। क्या है? इसको लीनियर डेंसिटी बोलेंगे। m/l को क्या बोलेंगे? लीनियर डेंसिटी, मास पर लेंथ, लीनियर डेंसिटी इनटू द लेंथ dm। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पास एक बस एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास हो गया dm, और यहाँ से हमें x डिस्टेंस पे इसका फील्ड चाहिए। अब कौन नहीं बोल सकता है, सबको पता है कि यहाँ इसके फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगा, छोटा सा मास है तो छोटा सा ही फील्ड होगा, de फील्ड होगा, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, वेरी स्मॉल d, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए g इंटू dm डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन भाई मुझे तो पूरा का पूरा फील्ड चाहिए, तो ओके कोई बात नहीं, अभी हम फाइंड आउट करके बता देते हैं पूरा का फील्ड कैसा होना चाहिए। तो E net कैन बी इक्वल टू समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इनफिनाइट नंबर ऑफ, या बहुत सारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या बोलना है इसको? एलिमेंट्री पार्टिकल।
दिस इज नोन एज द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से हमें फील्ड अब बताना है। बहुत सारे फील्ड आने, कहां से कहां तक एलिमेंट्री पार्टिकल को हम अरेंज कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू होगा कहां से, ए से लेकर के और ए प्लस एल तक जाने वाला है। तो वो कि मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ जी, और पहले डीएम की वैल्यू रख ले, क्या आएगा एम बाई एल इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन को रखते हैं अब लिमिट एक्स शुड बी फ्रॉम ए, हमें मुझे यहाँ से और यहाँ तक ऐसे ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल को अरेंज करना है ना। इज इट ओके? सो ए टू ए प्लस, नॉट क्लियर? नहीं क्लियर है? ओके ये क्यों आ गया एक्स डिस्टेंस यहाँ, मैं अगर मैं बोलूँ कि नहीं एक्स की वैल्यू मैं जीरो से लेकर के यहाँ पे रखूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप यहीं से एलिमेंट्री पार्टिकल को रखना शुरू कर दिए। तो रॉड, ये रॉड कहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से। रॉड कहाँ से स्टार्ट है, ये डिस्टेंस से। तो हमने रॉड की एलिमेंट्री सबसे जो नियरेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल होना चाहिए वो कहाँ पे रखना है, हमें ए पे रखना है, और जो फार्थेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल होना चाहिए वो ए प्लस एल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया ए प्लस एल, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गया ए, दिस इज लोअर। और बाकी उसके बाद तो ये तो l है, तो यू कैन सी इट द g कैपिटल M L कॉमन हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, x² माइनस 2 तो +1 -2 +1, इंटीग्रेशन ऐसा ही करते हैं। इंटीग्रेशन में जो पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं, और एडेड जो पावर होते हैं उसी से डिवाइड कर लेते हैं, a and a plus l. After having this one, we can put gm by l, और this is -1 of course, और 1/x लिख सकते हैं इसको, और लिमिट को हम चाहें तो इंटर जो माइनस है ना उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं a प्लस एल और बाद में लिख सकते हैं a। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने यहाँ पे माइनस साइन को हटा दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके लिमिट को इंटरचेंज कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ओके, और ये -1 नीचे ला सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से अब इसकी वैल्यू आ जाएगा, जो अपर लिमिट होगा उससे हमने पहले सेट करना है यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू G capital M divided by L. Now it is 1/a minus 1/a plus L. That's जहां मर्जी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, जो माइनस साइन यहाँ पे था उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, डेट्स ऐसा हमने काम कर दिया, और सबको ध्यान होना चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज a प्लस एल माइनस a इंटू ए। तो बाकी का कैलकुलेशन तो आप जैसे मर्जी उससे कर सकते हो। फाइनल आंसर इज व्हाट, कुछ ऐसा रहे क्या? ओके, एल भी कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। तो क्या लिख सकते हैं, जी एम, दैट्स इट। दिस इज द ई नेट। तो इस तरीके से किसी भी तरह के कॉन्टिन्यूस बॉडी का फील्ड हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। आमतौर पे जो क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है वो एक रॉड की वजह से हो सकता है, एक रिंग की वजह से हो सकता है, एक रिंग की वजह से यू कैन आल्सो कैलकुलेट द फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द रिंग। तो अगले क्लास में हम वो सब उसके सेंटर पे, रिंग की वजह से 0 हो जाएगा, उसके सेंटर पे, खुद के सेंटर पे। तो कई सारे पॉइंट, जैसे कि ये रिंग है तो मुझे एक्सल पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, इस सेंटर पे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 सेंटर पे, लेकिन इस पॉइंट पे वैल्यू आने। तो हम कल आपको बताएंगे, और आप काम करके आएंगे इस पे भी, थोड़ी सी वर्क कर लेंगे तो मुझे कल बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो इस एक्सल पॉइंट पे एक रिंग की वजह से जिसका मास m हो और रेडियस r हो, तो इसके एक्सल पॉइंट पे क्या होना चाहिए, और आपने जस्टिफाई कर लिया कि यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर ना? तो ऐसे कर लेंगे तो हमारा कंटिन्यूस बॉडी वाला भी जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाएगा, ये भी होगा।